मैं कोर्स कंटेंट्स की बात कर रहा था। कोर्स कंटेंट्स मैंने बता दिए, कुछ लोग जो उस वक्त ज्वाइन नहीं थे। तो हमारा बेसिकली जो कोर्स है वो है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। कॉर्पोरेट जो है आपको पता है कि वो कंपनीज कॉर्पोरेट के अम्ब्रेला के अंदर आती हैं, उसके एम्बेट में आती हैं। और बिजनेस लॉ में बिजनेस ट्रांजैक्शन से डील करने वाले जितने लॉज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपके बिजनेस लॉ कहलाते हैं। तो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ जो है या कंपनीज लॉ जो है वो भी बेसिकली इज द पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ एक बड़ा स्कोप है और कॉर्पोरेट लॉ जो है वो सिर्फ कंपनीज को डील करता है। तो हमारा कोर्स जो है चूंकि उसका कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है तो इसका स्कोप बड़ा है। तो उसमें इसके अलावा भी बहुत सारे, ये जो नीचे मैंने लिखे हैं लॉज, इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन हमने चूंकि जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं इसलिए इनको चूज़ किया। और यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बुक्स और जो कोर्स पढ़ाया जाता है उसके अंदर भी तकरीबन यही पढ़ाए जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, कि लीगल सिस्टम क्या होता है, आज से इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आपने पढ़ा होगा पहले बीकॉम के अंदर, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे उसका अपडेटेड वर्जन मिलेगा, इम्प्रूव फॉर्म इंशाल्लाह मिलेगी। तो पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है सर। कंपनीज एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट है और सिक्योरिटीज। जी सर वो नेम चेंज किया है मैंने भी और एक बसम अब्बास उन्होंने भी, लेकिन वो नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ। ठीक। तो अच्छा जी, अच्छा जी, व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होता है, क्या समझते हैं आप लॉ के बारे में, सादा अल्फाज में, सिंपल, किसी लेमैन को बताना है कि लॉ क्या है। रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसको लॉ कहते हैं। सर लॉ लोगों को कंट्रोल करने के, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। यही किताबों में यही लिखा हुआ है, या अगली स्लाइड के ऊपर इसकी डेफिनेशन भी यही है। जी, लॉ सादा अल्फाज में वो लॉ जो किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट की जो गवर्निंग बॉडी है, जो उसकी गवर्नमेंट है, उसके एक सर्टन प्रोसेस से गुजर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो बनते हैं, तो वो आपका लॉ कहलाता है। मैंने सादा अल्फाज में अर्ज किया कि वो वाला रूल्स और वो वाला सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, कवायद ज़वाबित जो एक मुल्क के बाज़ाब्ता लेजिस्लेशन जो है, कानून साजी, उसके प्रोसेस से गुजर के बनते हैं, वो आपका लॉ कहलाता है। और जो उससे नहीं गुजरते वो आपका लॉ नहीं कहलाता। अदालतें सिर्फ उसी लॉ को मानती हैं जो उस प्रोसेस के अंदर से गुजरता है। हमारे यहाँ प्रोसेस क्या है, पार्लियामेंटिक प्रोसेस है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट जब जरूरत पड़े तो करें प्लीज। सुमेरा बीबी, चलो कर दिया फिर मैंने। तो बेटा जब जरूरत हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करें, ऐसे अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना करें, वरना ये मैं फिर यहाँ से डिसअलाउ करूँगा। अच्छा, जिस तरह हमारे यहाँ दो तरह के लॉ हैं, एक एक्ट जो होते हैं वो लॉ कहलाते हैं और एक आर्डिनेंस है जो लॉ कहलाते हैं। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे एक्ट और आर्डिनेंस कैसे बनते हैं, उनमें क्या फ़र्क है। तो हमारे यहाँ अदालतें सिर्फ जो आर्डिनेंस और लॉ है उसको लॉ मानती है, सॉरी जो आर्डिनेंस और एक्ट है उसको लॉ मानती हैं, बाकी चीज़ों को लॉ नहीं मानती। बस इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस्लामिक लॉ तो बहुत बड़ा वसी है। इस्लामिक लॉ तो पूरी लाइफ के लिए एक लॉ है, लेकिन उसमें से कुछ उसके पोर्शन ऐसे हैं जो इस कानून साजी का जो तरीकाकार है उसके तहत बने हैं, तो अदालतें उनको तो लॉ मानती हैं, बाकियों को नहीं मानती। क्यों? कि वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरे। मसलन मैं आपको बताता हूँ, ज़कात और उशर आर्डिनेंस है 1980 का, तो ज़कात के ऊपर एक इस्लामिक लॉ जो है वो मुल्क के लॉ के अंदर ढल गया तो उसको लॉ मानती हैं। इसी तरीके से मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस है 1961 का है, तो उसको अदालतें लॉ मानती हैं। इसके अलावा जो इस्लामिक लॉ हैं जो हमारे मुल्क ने अभी इस प्रोसेस के तहत नहीं अडॉप्ट किए, तो उनको अदालतें भी लॉ नहीं मानती। तो इन सिंपल वर्ड्स ये हुआ कि वो वाला सेट ऑफ रूल्स, वो वाले जो है वो रेगुलेशन जो एक सर्टन प्रोसेस से, जिसका प्रोसेस पार्लियामेंट और फिर उसका प्रेसिडेंट है, उस प्रोसेस से गुजर के अप्रूव होते हैं, वो वाले हमारे लॉ कहलाते हैं। ये है सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन। और ये जो है बुकिश डेफिनेशन इसकी क्या है, लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइन एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट। सबसे पहली तीन बातें इसके अंदर कि एक सेट ऑफ रूल्स है
जिसको स्टेट ने इन्फोर्स किया है, किस काम के लिए? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। ठीक है जी, ये 3 बातें हैं जी लॉ के अंदर। किस एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए जिसको स्टेट इन्फोर्स करे, और किस काम के लिए करे? टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल, तो वो आपका लॉ बन जाता है। तो इसके अंदर आप देखें तो सबसे पहले एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए, कोई मुसवदा होना चाहिए, कोई इन राइटिंग चीज होनी चाहिए। इन्फोर्स बाय स्टेट का मतलब ये है कि वो स्टेट का एक जो प्रोसेस है लॉ बनाने का, उसके अंदर से गुजरे, और फिर वो किस लिए हो कि उसका सोसाइटी का, लोगों का कंडक्ट जो है उसको रेगुलेट किया जाए। तो ये बेसिकली आपका लॉ कहलाता है। फिर लॉ की आगे जो है ब्रांचेस हैं, वो अगली आगे जाके हम देखते हैं। द लॉ इज नॉट स्टैग्नेंट। लॉ जो है वो स्टैग्नेंट नहीं है। लॉ जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लॉस के अंदर जो है तब्दीलियां हर रोज आती रहती हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट आती रहती हैं। तो बेसिकली लॉ जो है वो सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस के हिसाब से चेंज हो रहा होता है। जैसे कि हमारे यहाँ कंपनीज आर्डिनेंस 1984 था, तो ये 2017 तक चलता रहा, 2016 तक चलता रहा। तो इसके अंदर उसके इससे पहले भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स आती रही और उसके अंदर तब्दीलियां आती रही, लेकिन 2016 में आके ये महसूस किया गया कि ये लॉ जो है ये अभी हमारे सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस जो हैं उनको फुलफिल नहीं करता, और इसमें बहुत जो है ज़्यादा जो है अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो इससे कहीं बेहतर है कि इसको रीशेप कर दिया जाए, इसको रीवैम्प कर दिया जाए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर एक नया लॉ आ गया जिसको कंपनीज एक्ट 2017 कहते हैं, और पिछले वाले को उसने रिपील कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि लॉ जो है वो स्टैग्नेंट नहीं है, इसके अंदर वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। मसलन हमारे यहाँ पहले सोशल मीडिया के लॉ नहीं थे, साइबर क्राइम्स के लॉ नहीं थे। जूं जूं सोशल मीडिया जो है वो बड़ा, डिवाइसेस बड़ी, ये सारा जो है हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इसका इंडल्ज हुई। ठीक है, तो ये सारी जब चीज़ें आई तो फिर इनके लॉज भी आ गए, सोशल मीडिया के लॉ भी आ गए हैं, साइबर क्राइम्स के लॉ भी आ गए हैं। तो ये जो है लॉ कोई स्टैग्नेंट नहीं होती, इसके अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं जो जो हालात चेंज होते हैं। अच्छा, तो किसी लॉ को जो है जब उसको वाज़ह करना होता है कि ये कौन सा लॉ, तो उससे पहले जो है उसका एक लफ्ज़ लगा दिया जाता है, एक एडजेक्टिव लगा दिया जाता है जो उसको मज़ीद वाज़ह करता है। मसलन ये बिजनेस लॉ है, तो ये बिजनेस एक एडजेक्टिव उसके साथ लगा के उसको वाज़ह कर दिया गया। ये सिविल लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ है, ये कमर्शियल लॉ है, ये जो है वो साइबर क्राइम लॉ है, ये फलां लॉ है। तो उससे पहले एडजेक्टिव लगा के उस लॉ को मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई कर दिया जाता है। मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ बेसिकली जो है ये यूके की टर्म है, ब्रिटिश टर्म है। मर्केंटाइल बिजनेस लॉ को वो मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। बिफोर पार्टीशन यहाँ पे जो हमारा बिजनेस लॉ था उसको मर्केंटाइल लॉ ही कहते थे। इंडिया के अंदर अभी भी जो इंडियन बुक्स हैं, अगर आपने देखी हो, मैंने कुछ किताबें मर्केंटाइल लॉ की पढ़ी हैं, देखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक किताब जब मैं बीकॉम में पढ़ता था तो उस वक्त किसी मेहरबान ने 1 या 2 किताबें मुझे इंडियन ऑथर्स की दी थी मर्केंटाइल लॉ पे। तो वो जो आपका एक बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट होता है उसमें मैंने काफ़ी उससे हेल्प ली थी। तो मर्चेंडाइज से बेसिकली ये निकला है। तो इंडिया के अंदर अभी भी इसको मर्केंटाइल लॉ कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको हम बिजनेस लॉ कहते हैं। ठीक है जी। बिजनेस लॉ इज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ। मैंने पहले आपको बताया कि दो बेसिकली लॉ है, एक सिविल लॉज हैं और एक क्रिमिनल लॉज हैं। सिविल लॉ जो है उसके अंदर बिजनेस लॉ उसकी एक ब्रांच है। अच्छा जी, business law is the part of civil law which deals with the right and obligation of the person dealing with each other. It includes law relating to the contract, partnership, sales of goods, negotiable instrument. ये सारे जो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे आपके बिजनेस लॉ कहलाते हैं, और बिजनेस लॉ इज द ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। मैं आगे बताता हूँ आपको सिविल लॉ क्या है और क्रिमिनल लॉ क्या है। वेयर टू अप्लाई लॉ इन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ जो है CR क्या नाम है आपका, अमाद खान अभी पार्टिसिपेंट 20 हैं। यहाँ पे आप अटेंडेंस लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें इसका प्रिंट स्क्रीन जो 20 पार्टिसिपेंट फर्स्ट हाफ के लिए। ओके, अच्छा जी, वेयर टू अप्लाई लॉ इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है जी? लॉ हर जगह पे अप्लाई होता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज।
आपको पता होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप एक इशारे पे खड़े हैं, सिग्नल रेड है, आप चल पड़े हैं, ट्रैफिक वार्डन आपको कहता है जी कि आपका चालान मैंने करना है, आपने इशारा तोड़ा है, आप कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं था रेड इशारे पे जो है वो चलना है या खड़े होना है या मैंने क्या करना है, क्या वो आपकी बात मानेगा? वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि आपको बीइंग अ प्रूडेंट सिटीजन, आपको एक समझदार शहरी की हैसियत से आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो इसलिए लॉ का ना पता होने का क्या नुकसान हुआ? एक तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं और दूसरा आपको फाइन हो गया, राइट? इसी तरह जो, ये तो मैंने आपको एक सिंपल लॉ बताया है, इसी तरह जो बाकी लॉज हैं, उन लॉज जो है वो सारे लॉ आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मसलन आप किसी के साथ कोई किरायादारी का मुआहदा करने जा रहे हैं, आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, आप किसी के साथ कोई सेल परचेज एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो ये सारे इनके अंदर लॉज इन्वॉल्व हैं और उनका आपको पता होना चाहिए। जिस तरह आपको मैंने ट्रैफिक सिग्नल की मिसाल दी, तो एक इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो सारे लॉज उसको पता हो। ये तो जनरल लॉज हैं, ये तो जनरल कॉमन चीज़ें हैं कि मैंने रेड इशारे के ऊपर, तो रेड सिग्नल के ऊपर मैंने स्टॉप करना है। लेकिन ये सारी जितनी मैंने अगली बातें आपको बताई हैं, ये एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो बिजनेस ग्रेजुएट भी ना हो, वो लॉ ग्रेजुएट भी ना हो, तो उसके लिए सारी चीज़ों को, इवन आप लॉ ग्रेजुएट भी हो, बिजनेस ग्रेजुएट भी हो, तो फिर भी आपको चीज़ों का पता नहीं होता। तो फिर आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है, किसी लीगल एक्सपर्ट की, किसी लीगल काउंसिल की तो आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप फिर किसी लीगल एडवाइज़र की मदद लेते हैं। यहाँ पे मदद आती है लॉ नोइंग जो लोग होते हैं, जो लीगल एडवाइज़र होते हैं, राइट जनाब? तो आज ये मैं कह रहा था कि आपका लॉ जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इस स्लाइड को आप गो थ्रू कर लें। मोर इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल हाउ दे अप्लाई टू द सर्टेन प्रॉब्लम विल हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट विद द पीपल। तो जाहिर है जब आपको पता होगा तो आपको कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जैसे अगर आपको पता है कि मैंने रेड सिग्नल के ऊपर स्टॉप करना है, तो आपका ट्रैफिक वार्डन के साथ कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं पता तो आपका झगड़ा होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है लॉ का, ठीक है? तो इसी तरह आप किसी के साथ अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन का पता है, उसकी इम्प्लीकेशन का पता है, तो आपका डिस्प्यूट नहीं होगा। तो जितना आप लॉ को ज्यादा समझेंगे तो आपके डिस्प्यूट जो हैं वो कम से कम हो, राइट जनाब? Civil law involves the problem that impact on people's everyday life like debts, tenancy issues, sale of goods. One should know the law to which he is subject, because generally ignorance of law is neither excuse nor defense. ठीक है जी, ये बात मैं पहले आपको कर चुका हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी सोर्स ऑफ लॉ। और सोर्स ऑफ लॉ क्या है? सोर्स ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ कहाँ से बनता है, किन किन चीज़ों को हम लॉ कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इस्लाम, सोर्स ऑफ इस्लाम क्या है, दीन के हमारे सोर्स क्या हैं। तो अब बात करते हैं जी, दीन का सबसे पहला सोर्स जो है वो कुरान है, दूसरा सोर्स जो है वो सुन्ना है, फिर आपके पास कियास आ जाता है, इजमा आ जाता है। ये सारे सोर्स हैं, हमारे दीन के सोर्स हैं कि हमारे यहाँ जो दीन है वो किन सोर्सेज तक पहुँचा है। हमने उस किसी भी एक प्रॉब्लम है, एक इस्लामिक शरिया प्रॉब्लम है, एक फ़िकी प्रॉब्लम है, तो उससे उसके लिए हमने उस कहाँ से हेल्प लेनी है? हमने कुरान से ढूंढना है, हमने सुन्नत से, हदीस से ढूंढना है, हमने उसके ऊपर क्यास देखना है, इजमा देखना है, ये सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर देखनी है। तो इसी तरीके से किस चीज़ को हम लॉ कहते हैं, कोई लॉ की बात होती है तो हम उसके ऊपर बेसिकली क्या देखते हैं, उसका सोर्स क्या होता है। तो उसके यहाँ पे 4 सोर्स दिए गए हैं। एक लेजिस्लेशन है, एक प्रेसिडेंट है, एक कस्टम है और एक एग्रीमेंट, ठीक है? ये जो है, हाँ, यहाँ पे एक बात की गई है कि अगर आप इस्लामिक लॉ की बात करते हैं तो शरिया जो है वो उसका सोर्स है। और यहाँ हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की ऊपर वाले पैरे के अंदर बात की गई है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है पाकिस्तान का, बेसिकली वो सारे कवानीन जो हैं उनका जो है वो टॉप के ऊपर है, सारे कवानीन उसके ताबे हैं। बात याद रखना, सारे पाकिस्तान के कवानीन जो है वो किसके ताबे हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं, आइन के ताबे हैं। आइन से ही वो सारे कानून जो हैं वो निकलते हैं। उनका सारे लोग जो हैं, जितने लोग हैं, सबको पाकिस्तान के अंदर जो पावर मिल रही है, जो पावर मिल रही है, वो सारी की सारी आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का है उससे मिल रही है। प्रेसिडेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर का जो है पूरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है? आपकी पार्लियामेंट जो है उसकी सारी जो है वो वहां से मिल रही है। आपकी सुप्रीम कोर्ट को वहां से पावर मिल रही है, हाई कोर्ट को वहां से मिल रही है। ये सारी पावर्स जो है, जो मुल्क को चलाने का एक निज़ाम है, सारे का सारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन जो है 1973 का वो है। तो ये सारे कवानीन और सारी ये जो चीज़ें हैं वो सारी ताबे हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की गई है।
तो मैं वापस आता हूँ कि आपने सोर्सेज के ऊपर, सोर्सेज में सबसे पहले लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन कानून साजी, कानून साजी के तहत बने हुए सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो आपका लॉ है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपके यहाँ एक्ट हैं और ऑर्डिनेंस हैं, तो ये सारे के सारे आपके लेजिस्लेशन। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बेसिकली होती है कि आपके अदालती फैसले, आपका वो अदालती फैसला जो बाइंडिंग है वो आपका प्रेसिडेंट है। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसाइड कर दिया है किसी पॉइंट, लीगल पॉइंट के ऊपर, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, या इवन ऑन क्वेश्चन ऑफ एक्ट, तो कोई चीज अगर उसने डिसाइड कर दी है तो वो बाकी अदालतों के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाती है कि इसी तरह का एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, तो आप तो हाई कोर्ट हैं, आपके ऊपर उसकी बाइंडिंग है, आप तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, आपके ऊपर तो उसकी बाइंडिंग है। ये होता है प्रेसिडेंट, अदालती फैसला, राइट। उसके बाद कस्टम, कोई रवाज है, कोई ऐसा कस्टम है जो बड़े अरसे से चली आ रही है, मुतवातर है, कंटिन्यूस है, तो वो जो कस्टम है उसकी हैसियत भी बाज़ औक़ात कानून की होती है। फिर एग्रीमेंट, चौथी बात जो है वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या है कि दो पार्टीज के दरमियान किया गया जो एग्रीमेंट है ना, उन दो पार्टीज की हद तक उसकी हैसियत कानून की है। मसलन कैसे, like Mr. A and Mr. B. Mr. A is the owner of a house, is a landlord, और Mr. B जो है उससे रेंट पे वो घर लेता है। उनके दरमियान एक किराएदारी का एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर जो लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी हैसियत कानून की है। किसके लिए? मिस्टर ए के लिए और मिस्टर बी। ये बात है एग्रीमेंट की। टर्म्स एंड कंडीशन जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं, उनके लिए उसकी हैसियत जो होती है वो एग्रीमेंट की होती है। तो एग्रीमेंट भी एक सोर्स ऑफ लॉ है अप टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टीज, वो पार्टीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। यही जो मैंने आपको इसका उर्दू वर्जन अभी एक्सप्लेन किया है, यही इस स्लाइड के ऊपर इसका इंग्लिश वर्जन है। इसको जरा गो थ्रू कर लें आप, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ, इसको जरा गो थ्रू करें। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, आधी बात जो है हमें समझ नहीं आ रही, बीच में से आवाज कट जाती है। क्यों कट जाती है? कटनी नहीं चाहिए, मेरा नेट का कनेक्शन तो स्टेबल है। चलो नेट की स्पीड देखते हैं। लेट मी चेक। सर आपकी आवाज़ तो हमें कॉन्टिन्यूस आ रही है, हमें तो नहीं कटी आपकी आवाज़। मुझे लग रहा है कि शायद उनका नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल नहीं है। बेटा ये जिन्होंने क्यूरी रेस की है ना, आप बेटा अपना नेट देखिए। मेरा ख्याल है मेरा नेट ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। एनी हाउ मैं इसकी स्पीड देख रहा हूँ, अभी टेस्ट कर रहा हूँ। जी सर आपकी आवाज़ ठीक आ रही। ओके चलिए जी, ये आप अपनी ये जो स्लाइड है ये बेटा गो थ्रू करें। ये जो अभी मैंने इसका आपको बताया है, उसमें अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ लें गो थ्रू करने के बाद। और फिर हम आगे सर कस्टम की थोड़ी सी एग्जांपल कोई आप अगर बता दें। जी मैं हाजिर हूँ बस। ये हाँ जी, जिनको बेटा आवाज़ नहीं आ रही थी मैंने टेस्ट लगा दिया आपने, मेरा नेट ठीक है, नेट इशू नहीं। अच्छा जी, कस्टम की बात। कस्टम बेसिकली ना रवाज को कहते हैं, रवायात को कहते हैं। ऐसी कस्टम्स, ऐसी रवायात जो काफ़ी अरसे से चल रही होती है ना, उनकी हैसियत भी कानून की होती है। अदालतें भी उसको एक्सेप्ट करती हैं, आपको मुआशरा भी एक्सेप्ट करता है, और जो है जहाँ भी उसका कोई फैसला करना होता है तो उसको मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी रवायात होती हैं। लेकिन रवायात जो होती है ना वो टाइम के साथ साथ फिर जो है वो रिप्लेस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म हुई? जैसे हमारे यहाँ इंडो पाक में आपको पता है इस्लाम बाद में आया है। इस्लाम कैसे एंटर हुआ, यहाँ पे इस्लाम कैसे फैला, आप माशाल्लाह इसके मुतालिक जानते होंगे। तो जब यहाँ पे इस्लाम आया तो यहाँ बहुत सारी जो है तो रवायात थी हिंदुओं की, और बुद्ध मत जो थे उनकी कुछ रवायात चली आ रही थी, ठीक है, जिनको वो लॉ की हैसियत देते थे। इसको जरा पढ़ लें आप। विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द सोसाइटी डेवलप्स दिस सोर्स ऑफ लॉ डिमिनिश्ड इट्स टेंडेंसी एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो जो आपका मुआशरा डेवलप होता है, मसलन यहाँ पे इस्लाम आया तो इस्लाम के साथ साथ इस मुआशरे की जो मौजूदा यहाँ पे लोग थे वो मुसलमान हो गए और मुआशरा डेवलप होना शुरू हो गया। जो मुआशरा डेवलप होना शुरू हुआ वो रवायात भी ख़त्म होती गई,
इन पाकिस्तान द कस्टमरी लॉ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द शरीयत लॉ। तो जो जो हमारे यहाँ इस्लाम का लॉ आया, शरीयत लॉ आया, तो वो जो रवायात थी, यहाँ की, जो लॉ की हैसियत थी, तो जो जो शरीयत लॉ आता गया, डेवलप होता गया, तो वो रवायात जो है ख़त्म होती गई। इसी तरह आप इस्लाम कि आप अर्ली रेवोल्यूशन ऑफ इस्लाम को भी देखें, तो वहाँ भी जो थी, जब इस्लाम आया तो उससे पहले कुछ रवायात थी, अरबों की कुछ रवायात थी जो कुछ अरसा चलती रही। वह आहिस्ता आहिस्ता शरीयत लॉ जो है, इस्लामिक लॉ जो है, वो डेवलप होता गया, और जो जो वो डेवलप होता गया तो वो जो रवायात थी वो ख़त्म होती गई। ये बेसिकली यहाँ पे बात है। ये सवाल, जिनका सवाल था मेरा ख्याल। जी जी बताइए। सर हमारे यहाँ एक और भी चीज़ है, पंचायत या जो है जरगा जो सिस्टम होता है, उनके फैसले भी जो है कानून उनको मतलब मानती है या इस तरह, तो वो भी इसी में आते हैं फिर? जिरगा हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के अंदर जिरगा की कोई हैसियत नहीं है। So because their decision are based on custom, कि उनके जो एरिया के जो होते हैं उन्हीं पे बेस पे जो है ना वो डिसीजन कोर्ट जो है ना उस एरिया में, फर्ज करें मिसाल हम ले लें फाटा या जो है पाटा एरियाज में जो होते हैं अभी भी डिसीजंस जो है वो जगह बेस पे ही होते हैं। हमारे जो ज़्यादा एरिया हमारी तरफ भी है तो उनके भी मैक्सिमम जो फैसले मतलब कि इस तरह होते हैं, तो लोकल जो वहाँ का जरगा है वहाँ पे भी सुलह और ये सारी चीज़ें जो है ना करवाई जाती हैं, या इस तरह के जो फैसले हैं वहीं से एक्सेप्ट भी कर ली जाती है। फिर जब कोर्ट में बात चली जाती है तो अगर जो है ना जरगा में एक फैसला वो इस तरह हुआ होता है तो उसको फिर जो है ना मतलब कि प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ अच्छा, उसमें इस तरह है जो जहाँ तक जरगा या पंचायत की बात है, कानून के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं है। कानून के अंदर एक रास्ता है जिसको ADR कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ना, उसके अंदर भी ये मामला जो है ना आउट ऑफ कोर्ट कुछ पार्टीज उसको सेटल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पार्टीज का जो फैसला होता है उस वक्त तक फैसला नहीं कहलाता जब तक वो अदालत से इम्प्लीमेंट ना हो जाए, अदालत उसको रिकमेंड ना कर दे, अदालत उसको नाफिजुल अमल ना कर दे। तो वो जो पंचायत, इसको ADR को भी आप पंचायत कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जिस रवायती पंचायतों की आप बात कर रहे हैं, अगर तो वो अदालत के कहने पे होती हैं और बाद में अदालत उसको इम्प्लीमेंट करवा देती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो फिर वो फैसला जो है वो अदालती फैसला बन जाता है। लेकिन अगर कहें कि पंचायत का फैसला विदाउट रेफरिंग टू द कोर्ट, ये वो एक डिसीजन है या वो एक बाइंडिंग डिसीजन है या वो एक लीगल डिसीजन है, तो दैट इज इनकरेक्ट, राइट। ये जिनका सवाल था मैं जवाब दे पाया हूँ सही तरीके से जी आपको? ये जिन्होंने सवाल यहाँ पे जो कस्टम में भी लिखा हुआ है कि वो चीज़ डेवलप होती रही और वो एक्सेप्ट हो जाए तो फिर ठीक है जी, ठीक है कासिम जी। और किसी का सवाल है? आगे चलो, ले जी आगे चलो। डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट। बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या है कि वो अदालती फैसला जो बाकी अदालतों के लिए बाइंडिंग है, उनके लिए ज़रूरी है उसको मानना, ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। लाइक आपकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपकी तमाम हाई कोर्ट्स और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके लिए उसको मानना ये ज़रूरी है, ये उनके लिए बाइंडिंग प्रेसिडेंट। याद किया मैंने, किसी भी सुपीरियर कोर्ट का फैसला इंफीरियर या जूनियर कोर्ट्स के लिए ज़रूरी है मानना उसको। अभी यही हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे मानना ज़रूरी है और कहाँ पे मानना ज़रूरी नहीं है, किन केसेस में मानना है, किन केसेस में नहीं मानना। यही हमारा आगे थोड़ा सा ये टॉपिक है। The doctrine of binding, your doctrine of binding precedent means that a judge is bound to apply decision from earlier cases to the facts of the case before him, provided certain conditions are satisfied। अगर वो कहता है
कि दो केसेस के इफेक्ट एक जैसे हैं, तो पहला केस अगर किसी सुपीरियर कोर्ट से जो है वो डिसाइड हो चुका है और दूसरा वाला केस जो है वो इंफीरियर कोर्ट में है और उसके इफेक्ट सिमिलर हैं, तो कुछ कंडीशन अगर पूरी हो जाती हैं तो उसके लिए बाइंडिंग। A precedent is established in the following circumstances. The judicial decision that creates a precedent must be based on a proposition of law or principle of law. तो वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि जो अर्लियर फैसला है वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ या प्रोपोजिशन ऑफ लॉ के ऊपर। अच्छा जी, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर दो तरह के इशू होते हैं। क्या अर्ज किया मैंने कि लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, कानूनी कार्रवाई के अंदर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। नंबर वन इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड द अदर इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है जिसमें कोई लॉ की बात की जाती है, उसकी इंटरप्रिटेशन की बात की जाती है, लॉ की अप्लाई करने की बात की जाती है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ कहलाता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होता है जहाँ पे आपका डिस्प्यूट बेसिकली फैक्ट पे होता है। ठीक है, एक कहता है मैंने इसको अमाउंट दी थी, दूसरा कहता है मैंने नहीं दी। ये एक फैक्ट है। ये एक फैक्ट के ऊपर आपका डिस्प्यूट भी हो सकता है, आपका लॉ के ऊपर भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो देयर आर two element of a case, one is question of law and the other is question of fact। तो वो कह रहा है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी बेस्ड सिंपली ऑन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर आप उसको प्रेसिडेंट नहीं कह सकते, फैक्ट के बाद उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे बात की। It is not the actual decision in a particular case that creates the precedent. The precedent is established by a principle of law, a proposition of law of the decision। यही बात है कि वो आपका principle of law या question of law के ऊपर होना चाहिए, सिर्फ question of fact के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ पे जो बात की गई है इस स्लाइड के अंदर दो बातें की गई हैं। ये पहले बुलेट फॉर्म जो है इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है रेशियो डेसेंडाई, और दूसरी के अंदर एक की गई है ओबिटर डिक्टा। ये बात ये है कि जो वो डिसीजन है, वो जो प्रेसिडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो रेशियो डेसेंडाई होना चाहिए। रेशियो डेसेंडाई का मतलब ये है कि वो प्रॉपर तरीके से डेलिब्रेशन के साथ, रैशनल के साथ वो एक ऑर्डर पास हो अदालत से, ठीक है, जिसको स्पीकिंग ऑर्डर भी कहते हैं, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद हो, तो उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, जो रेशियो डेसेंडाई, यानी रेशियो डेसेंडाई का मतलब है कि जज ने पूरे तरीके से हर एंगल से उसका इहाता किया है और फिर एक फैसला दिया है, उसको रेशियो डेसेंडाई। तो ऐसा फैसला जो रेशियो डेसेंडाई से, यानी जज साहब की मुकम्मल डेलिब्रेशन के साथ हुआ है, दैट इज कॉल्ड the decision under या decision according to ratio descendi principle, और वो जो है आपके लिए प्रेसिडेंट है। और दूसरी बात जो इसमें की गई है वो क्या है, ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है वैसे बाय द वे कह देना। मसलन आपने कभी कोई अदालती फैसला पढ़ा हो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो काफ़ी लेंथी होता है, 10 पेजेस, 20 पेजेस, 50, 500, 1000 पेजेस तक भी फैसले होते हैं। लेकिन उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो है वो रेशियो डेसेंडाई और हर बात बड़ी रैशनल हो। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जज इधर उधर से भी कर लेते हैं। मसलन जज उसके अंदर नावल की बात भी कर देते हैं, बाज़ औक़ात जज उसके अंदर शेर भी कह देते हैं, जज उसके अंदर और भी बातें कर देते हैं। तो वो बाय द वे बातें होती हैं, वो बेसिकली जो है वो आपके बिल्कुल उस फैसले का या आपकी उसका जो फैक्ट है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उससे मुतल्लिक नहीं होती। जज वैसे ही उसके अंदर कोई बात कह देता है इधर उधर की, ठीक है, उसको फिर आगे जाके कहीं रिलेट कर देता है, तो वो बाय द वे होता है, ओबिटर डिक्टा होता है। तो ओबिटर डिक्टा को हम नहीं पकड़ सकते कि भाई ये प्रेसिडेंट है। हमने बात करनी है जहां पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की गई है, ओबिटर डिक्टा को हमने नहीं लेना। ये यहाँ पे बात है, सिंपल अल्फाज। सर यहाँ पे एक और लास्ट में जो लिखी हुई है, however they may be treated as a persuasive authority and taken into consideration by judge in later cases। तो क्या उस चीज़ को हम लेटर कोई और केस में जो है ना फिर ट्रीट कर सकते हैं? वो यहाँ बेसिकली ना परसुएसिव जो है वो प्रेसिडेंट की बात की गई है। ये मैं आगे थोड़ा सा जाके आपको पढ़ा दूँ। तो वो कहता है
कि स्टेटमेंट ऑफ द लॉ दैट आर ओमिटेड डिक्टा, जो वैसे बाय द वे कहेगी ये डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं होती वो, लेकिन हाउएवर दे मे बी ट्रीटेड एज अ परसुएसिव अथॉरिटी, यानी वो परसुएसिव हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट आप उसको रेफर कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं बाद में आने वाले केसेस की, लेकिन वो आपके लिए फिर भी बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, ये बात, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? सर जी सर, ये ओबिटर डिक्टा सही तरह से समझ नहीं आया, इसको काइंडली दोबारा कर दें। ओबिटर डिक्टा का यहाँ भी लिखा हुआ है, ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है सेड बाय द वे, ऐसी कोई बात। ये सवाल किसने किया? मैंने किया सर, उजैर। ओके, अच्छा, ओबिटर डिक्टा बाय द वे वैसे ही कह देना। जब जज कोई फैसला लिख रहा होता है तो उसके अंदर वो जो केस इन हेड होता है उसके फैक्ट्स तो लिख रहा होता है, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व जो होते हैं वो लिख रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो लिखते लिखते कोई ऐसी बात लिख जाता है जो थोड़ी इधर उधर की होती है। मसलन अगर आपने पिछले कुछ सालों में अगर आपने टॉक शोज़ के अंदर अदालती फैसलों को के ऊपर जो है वो बहस अगर सुनी हो, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जज ने फलां नावल का हवाला दिया। मसलन हमारे ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे खोसा साहब, तो खोसा साहब एक लिटरेरी किस्म के बंदे हैं और उन्होंने कुछ फैसलों के अंदर कुछ नावल्स का जिक्र भी किया, कुछ अदब के हवाले भी दिए हुए। तो ये बेसिकली उस केस से रिलेटेड नहीं है, वो वैसे उन्होंने बाय द वे उसके अंदर कह दिया है उस फैसले को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको थोड़ा लाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसी जो बातें होती हैं वो बाय द वे होती हैं, वो बिटर डिक्टा होती हैं, उसको ही अगर हम पकड़ लें और हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ को छोड़ दें और वो बाय द वे कही हुई बात जो है उसको पकड़ लें, तो वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन वो परसुएसिव हो सकती है, उसको किसी जगह पे आप रेफर कर सकते हैं अगर कोई ऐसी बात हो, ये बात है जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, 3 मिनट हमारे पास रह गए हैं, किसी का कोई और सवाल है तो कर लें, फिर अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करें। सर जैसे कि पिछले दिनों जब ये जो नवाज शरीफ का पार्टी का चल रहा था, तो मोस्टली जो भी कोर्ट का डिसीजन होता था, एक दो दफा जब मैंने देखा तो वहां पे बहुत सी बातें ऐसी थी जो रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन जजेस ने वो बयान में दिया होता है, वो बिटर डिक्टा है। तो वो जी सर, जो भी बात, जो आपके दो बातें मैंने लीगल प्रोसीडिंग में बताई हैं, तो या तो उस केस के फैक्ट के हवाले से बात हो कि ये आदमी ने मेरे साथ इस डेट को एग्रीमेंट किया, फिर इसने मुझे पैसे नहीं दिए, फिर इसने मुझे चेक दिया, वो चेक डिसऑनर हो गया, फिर मैंने इसके खिलाफ एफआईआर कटवाई, थाने वालों के साथ इसकी मेल ऑफ आईडी थी, मेरी एफआईआर खारिज हो गई। ये क्या है? ये सारे का सारा क्या है? ये फैक्ट्स है। अगर इन पे बात होती है तो ये बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये उस केस से रेलेवेंट है। फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि इसने इस डेट को मुझे पेमेंट देनी है, लेकिन इसने मुझे इस डेट को नहीं दी। देखिए इसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है कि जब आप ड्यू डेट के ऊपर पैसे नहीं देते तो आपकी वो सर्टन ऑब्लिगेशन बन जाती है, वो आपकी पक्की ऑब्लिगेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक लॉ है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पहले थी, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है। तो ये भारी बातें जो हैं ये उस केस के मुताल्लिक हैं। अगर ऐसी बात होती है तो वो सारी की सारी केस से मुताल्लिक है, आइदर दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। लेकिन इससे हटके अगर कोई उस केस में बात होती है तो वो बिटर डिक्टा है। जी क्लियर है? कोई और सवाल है? 1 मिनट हमारे पास रह गया, किसी का कोई और सवाल है? तो पूछना ये था कि जो आलमी अदालत है, जिस तरह भी कुलभूषण का केस उधर गया है, तो वो जो जिस तरह उन्होंने फैसला सुनाया था वो पूरी दुनिया की अदालतों पे उसका इम्प्लीमेंट होगा, वो डॉक्ट्राइन में आता है। वो किस अदालत ने किया होगा? सर आलमी अदालत ने जो कुलभूषण का केस का फैसला सुनाया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, यस सर, बेसिकली वो माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं वो इस तरह बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं होते लोकल कोर्ट्स के लिए, जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मुल्क की कमाने जो अदालतें हैं उनके लिए बाइंडिंग प्रेसिडेंट। ये क्योंकि जो फॉरेन फैसले होते हैं, फॉरेन फैसले जो होते हैं उसका अपना एक मैकेनिज्म है कि वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट कब बनती है कब नहीं बनती।
वो हमारा स्कोप नहीं है। हम सिर्फ अभी जो है वो लोकल प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिफरेंट चीजें हैं उसमें देखने वाली होती है। ठीक है, परसुएसिव, हाँ वो परसुएसिव हो सकती है। ठीक है, ये आगे जाके हम देखते हैं कि परसुएसिव प्रेसिडेंट क्या होती है। अच्छा जी, हमारा टाइम भी मेरा खत्म हो रहा है, तो अभी ये जो कि लेक्चर मैंने आपका रिकॉर्डिंग पे लगाया है, इसकी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा 5-7 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम, मेरा ख्याल है 10 से 12 मिनट में हम अगला अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 10-12 मिनट आप ब्रेक करें, ठीक है? 10-12 मिनट के बाद में